हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपीजी क्लास के साथ मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण शब्दावलियों के साथ आज इस वीडियो में उपस्थित हैं। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि हाल ही में जो परीक्षार्थी राजनीति विज्ञान से जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा देने जा रहे हैं, या जो टीजीटी पीजीटी या एलटी की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और पहली शब्दावली है आगमन पद्धति। आगमन पद्धति का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड होते हैं। अक्सर लोग आगमन पद्धति और निगमनात्मक पद्धति में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, इसको हमें मार्क कर लेना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, और साथ ही साथ कुछ हमने अपने ट्रिक्स भी लगा लें। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि आगमन पद्धति इंडक्टिव मेथड में मतलब होता है विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात प्रयोग पहले और निष्कर्ष बाद में। इसका मतलब वो होता है कि आप पेड़ पहले लगाएं और फल बाद में खाएं, और यही सही भी है। और दोस्तों, इसके अगेंस्ट दूसरी शब्दावली है जिसको कहते हैं निगमनात्मक पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड, और इसका अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर। दोस्तों, ये जो पद्धतियां हैं विज्ञान और राजनीति शास्त्र सभी विषयों में लगभग ये अप्लाई होती है, पद्धतियां होती हैं। तो दोस्तों, निगमनात्मक पद्धति का मतलब होता है कि सामान्य से विशेष की ओर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, अर्थात निष्कर्ष पहले निकाला जाता है और प्रयोग बाद में किया जाता है। अगली शब्दावली हमारी है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब होता है अकेले छोड़ दो या अकेले रहने दो। देखिए, ये शब्दावलियाँ अक्सर आ जाती हैं, लेकिन जिसकी अच्छी तैयारी नहीं होती है इन शब्दों को गलत कर देते हैं। और देखिए दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, आपका प्रश्न सही होना चाहिए। आपको छोटे और बड़े से मतलब नहीं होता है। देखिए, ये शब्दावलियाँ जरूर हैं, लेकिन इसमें प्रश्न छिपे और प्रश्न के उत्तर छिपे हुए हैं, जो आपको सिलेक्शन दिला सके, वही वीडियो आपके लिए है। चलिए दोस्तों, अगले उस पर चलते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च कानूनी सत्ता, और यह लैटिन भाषा की सॉवरेंटी से लिया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि संप्रभुता शब्द जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिए गए हैं या किस भाषा से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है हमारा अगली 25 शब्दावली ही विधि का शासन। विधि का शासन से तात्पर्य होता है मानव स्थापित विधि। और अगला है शब्दावली है दंड का प्रतीकात्मकता। इसका मतलब होता है बदले की भावना। तो 7वां शब्दावली है दितांत। दितांत का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लें प्रश्न में आ गया दितांत से क्या मतलब होता है, इसके 4 विकल्प दे दिए। अगर आप सही इसको अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर गलत हो जाएगा। दितांत का मतलब होता है, यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है तनाव का शैथिल्यता। और चलिए दोस्तों, अगले उस पर चलते हैं शब्दावली पर। ये है कल्याणकारी राज। कल्याणकारी राज का मतलब होता है, देखिए, कल्याणकारी राज की संकल्पना 20वीं शताब्दी की संकल्पना है, जो पूंजीवाद एवं साम्यवाद की मिश्रित अवधारणा है। दोस्तों, अगली शब्दावली उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का तात्पर्य होता है कि एक रूप है उपयोगितावाद, यह एक उदारवाद का ही एक रूप है, जिसमें नैतिकता एवं राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद सिद्धांत में विश्वास करता है। 10वीं शब्दावली है योगदम की अतिजीविता, या कभी कभी आता है कि योगदम की अतिजीविता या योगदम की अवधारणा। तो मतलब दोनों एक ही है, और इसका सही तात्पर्य होता है जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा। और इसको चलिए दोस्तों, अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगली शब्दावली चलते हैं, जिसका मतलब 11वीं शब्दावली है रिंग फेज की नीति। रिंग फेज की नीति का मतलब होता है, यह वेलेजली द्वारा भारत में अपनाई गई अधीनस्थ घेरे की नीति थी, जिसमें 2 पड़ोसी राज्य को एक दूसरे से सुरक्षा का आश्वासन देते। मतलब ये है, जैसे का मतलब ये है, ये केंद्र में रहते थे, और इसके अगल बगल जो मान लें ये यहाँ राज्य हैं और ये यहाँ राज्य हैं, तो जैसे ये राज्य है, इस राज्य की सुरक्षा की गारंटी लेते थे। देखिए, आपके पड़ोसी राज्यों से आपको खतरा है, इसलिए हम पड़ोसी राज्य से आपकी रक्षा करेंगे। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने को केंद्र में रखते हुए, और ये जो है
इसके चारों तरफ सभी राज्यों को उन्होंने इस नीति के तहत उन्होंने अपने उसमें नियंत्रण में ले लिया। इसी को कहा जाता है रिंग फेंच की नीति। और अगला हमारी 12वीं शब्दावली है जिसको कहते हैं सनसेट पॉलिसी। सनसेट पॉलिसी का मतलब होता है अंग्रेजी द्वारा भारत में राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारी को यह सख्त निर्देश था कि महीने के आखिरी तारीख के सूर्य डूबने तक खजाने में राजस्व न जमा करने पर जमींदारी दूसरे को नीलाम कर दी जाएगी। इसे ही सनसेट पॉलिसी कहते हैं। हम अगले शब्दावली पर चलते हैं और बेहद महत्वपूर्ण शब्दावली है जैसे कि माझा प्रवास। माझा प्रवास क्या है दोस्तों? भारत में 1857 की क्रांति पर लिखी गई प्रथम ग्रंथ है दोस्तों। ये बहुत कम पुस्तकों में मिलती है लेकिन ये फैक्ट है, इसमें आप कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा है पोस्ट कार्ड। दोस्तों जो भी राजनीति विज्ञान से ये परीक्षाएं दे रहे होते हैं उनके लिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप जान लीजिए कि इसको ज़रूर जान लेना चाहिए। पोस्ट कार्ड, इसमें देखिए आपके 7 लेटर्स हैं जिसमें कहते हैं POST पोस्ट कार्ड है। यह लोक प्रशासन के कार्यक्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक, कभी भी पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कार्ड संकल्पना किसकी है, तो लूथर गुलिक है। और यह अंग्रेजी के साथ से अक्षर से बना हुआ है। अब P फार, इसको जान लीजिए, P फार का होता है प्लानिंग, योजना बनाना। O फार होता है ऑर्गेनाइजेशन, माने संगठन बनाना। S फार होता है स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। और D फार होता है डायरेक्टिंग, इसका मतलब होता है निर्देशित करना। और CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन में समन्वय। और R फार होता है रिपोर्टिंग, इसका मतलब होता है रपट देना। और B फार होता है दोस्तों बजटिंग, अर्थात बजट करना। अगली शब्दावली है दोस्तों उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या है, कभी पूछ लिया उपयोगितावाद क्या है, इसका मतलब क्या है, या उपयोगितावाद की रचना किसने किया। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि उपयोगितावाद किसे कहते हैं। यह सुखवादी अवधारणा पर आधारित एक विचार है। इसका अर्थ है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और यह संकल्पना है बेंथम की। 16वीं शब्दावली दोस्तों नव उदारवाद। नव उदारवाद क्या होता है? नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी अवधारणा की पुनर्स्थापित करता है। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। देखिए दोस्तों 17वीं शब्दावली जिसको कहते हैं फांसीवाद। दोस्तों फांसीवाद तो जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ, फांसीवाद से मतलब क्या होता है, इसके जन्मदाता इस शब्द के कौन है। तो दोस्तों चलिए हम इसका मतलब समझते हैं कि फांसीवाद एक सर्वाधिकारीवादी अवधारणा है। यह राज्य को एक सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखता है और यह मानता है कि सभी कुछ राज्य में है और राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूँ, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो राजनीति विज्ञान से TGT PGT या LT ग्रेड परीक्षा दे रहे होंगे। देखो दोस्तों 18वीं शताब्दी है हेयर प्रणाली। हेयर प्रणाली या एकल संक्रमणी पद्धति। देखिए दोस्तों हम सभी लोग मतदान करते हैं और बार बार हम पढ़ते हैं कि एकल संक्रमणी पद्धति क्या होती है, और इसको हम हेयर प्रणाली भी कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है और आपको सफलता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है, यह मतदान करने की एक ऐसी पद्धति है जिससे प्रत्येक मतदाता वोट तो एक ही को देता है, किंतु मतदाता पर अपनी पसंद वरीयता अर्थात वरीयता 1 2 3 ऐसे देता है। दोस्तों इसे कहते हैं हेयर प्रणाली। 17 शब्दावली नंबर 19 है गुणतंत्र का लौह नियम। गुणतंत्र का लौह नियम का मतलब होता है, इस शब्द को का इजाद करने वाले विचारक हैं रॉबर्ट मिचल्स ने हैं, और मिचल्स ने इस शब्द का प्रतिपादन करते हुए व्याख्या इस प्रकार की है कि सरकार केवल अल्पमत का संगठन है जो बहुमत पर शासन करती है। कहने का मतलब है कि मिचल्स का कहने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी बहुमत तो नहीं होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो संगठित रूप से रहते हुए हैं और वो बहुमत पर शासन कर लेते हैं। दोस्तों हमारी 20वीं शब्दावली है राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या होता है।
आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लक्षण बताए हैं, जिसमें अनुभव, विश्वास, मूल्य, अभिरुचि तथा प्रभावी अनुक्रियाएं, यही 3 तत्व हैं राजनीतिक संस्कृति के। तो दोस्तों अगले शब्दावली पर हम चलते हैं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे यह एक से एक महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। देखने में शब्दावलियां जरूर हैं, लेकिन ये समझिए ये प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर हैं। एक प्रश्न में, इस शब्दावली में कई प्रश्न और उत्तर छिपे हुए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। शब्दावली नंबर 21 है जैरी मैंडरिंग प्रथा। कभी मान लिया आ गया पेपर में कि जैरी मैंडरिंग प्रथा क्या होती है। तो दोस्तों जैरी मैंडरिंग प्रथा होती है, यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है और एक प्रथा है जिसमें कूटनीति से सत्ता प्राप्त की जाती है। मतलब जेरीमैंडरिंग प्रथा का मतलब होता है कि यह प्रथा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है जिसमें कूटनीति से सत्ता प्राप्त की जाती है और इसी को जेरीमैंडरिंग प्रथा कहते हैं। शब्दावली नंबर 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों अक्सर पूछ ले स्वतंत्रता का अधिकार और विकल्प में दे दिया है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये होता है यह एक नागरिक अधिकार है। कभी दे दिया यह हमारा वैधानिक अधिकार है, कभी और कुछ दे दिया गया। तो आप श्योर हो जाइए कि स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है और नागरिक अधिकारों में राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता का अधिकार समाहित होता है। कहने का मतलब होता है कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता समाहित होती है। ठीक है दोस्तों। और शब्दावली नंबर है, इसको कहते हैं 4Ps, 4Ps बोलते हैं। इस 4 मतलब 4P होती है। इस 4P का मतलब क्या होता है? इस शब्द का को लोकप्रिय बनाने वाले चिंतक है लूथर गुलिक। अब हम चलिए दोस्तों देखते हैं इस 4P का मतलब है, जिसको कि लूथर गुलिक ने अपने शब्दों में व्याख्यापित किया है। और ये इन्होंने 4 मुख्य का आधार माने हैं और उसी आधार पर इन्होंने 4P किए हैं। और क्या है मतलब विभागों को संगठित करने के 4 मुख्य आधार लूथर गुलिक ने माने हैं और इसी को शॉर्ट में इन्होंने 4Ps के नाम से स्थापित किया है। और पहला Ps का मतलब पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। शब्दावली नंबर 24 है दोस्तों और इसमें लिखा है कि बहुलवाद क्या होता है। तो बहुलवाद राज्य से ज़्यादा समाज को महत्व देता है। दोस्तों हमारी शब्दावली नंबर 25 है केस पद्धति से क्या तात्पर्य होता है। तो केस पद्धति अमेरिका के संविधान की देन है। दोस्तों शब्दावली नंबर 26 से सतत क्रांति या निरंतर क्रांति, इस शब्द को ईजाद करने वाले विचारक माओ थे और माओ का कहना था कि क्रांति की कोई अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि वह केवल अभीष्ट दिशा में प्रगति का एक चरण है। दोस्तों अगली शब्दावली है लोक युद्ध। लोक युद्ध क्या होता है? इस शब्द की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय जाता है माओ त्से तुंग को। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, हालांकि इस कहने में शब्दावलियां हैं, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों छुपे हुए हैं, इसलिए ये समझ करके मैंने इन शब्दावलियों को संग्रहित किया बड़ी मेहनत से। हाँ दोस्तों, लोक युद्ध से मतलब होता है, मतलब लोक युद्ध इस सिद्धांत के अंतर्गत माओ त्से ने सेना व हथियार की तुलना में जनता को अधिक महत्व दिया है। मतलब यह है माओ त्से का कहने का तात्पर्य है कि अगर युद्ध होता है तो हमें हथियार की तुलना में जो जनता ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हालांकि हथियार का अपना महत्व है पर यह निर्णायक तत्व नहीं है। अतः लोक युद्ध को सफल बनाने में माओ त्से छापामार युद्ध का
या गुरिल्ला युद्ध पर आधारित महत्व देता है। देखिए दोस्तों, इसमें कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए। कभी पूछ लिया जाता है कि छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया है, तो हमें इसका सही उत्तर लगाना होगा माओ त्से-तुंग। शब्दावली नंबर 28 है दोस्तों, श्रेणी समाजवाद। श्रेणी समाजवाद क्या होता है? देखिए, श्रेणी समाजवाद शब्द का विकास ब्रिटेन में हुआ। इसके अनुसार राज्य संप्रभु होगा, सभी शक्तियों का स्रोत होगा, किंतु उसका उपयोग यह नहीं करेगा, वरन शक्तियों का उपयोग विभिन्न श्रेणियां करेंगी, अर्थात श्रेणियां महत्वपूर्ण होती हैं। तो शब्दावली में 29 है और ये है फेबियनवाद। ये दोस्तों फेबियनवाद क्या होता है, पूछ लेता है प्रश्न में। फेबियनवाद क्या होता है, फेबियनवाद का मतलब क्या होता है, इस शब्द का को परिभाषित करने वाले कौन से विचारक हैं? तो दोस्तों इस शब्द का उदय इंग्लैंड में हुआ था। और कभी भी पूछा जाता है कि फेबियनवाद समाजवाद का उदय किस देश में हुआ था, तो दोस्तों फेबियनवाद समाजवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। तो फेबियनवाद ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों पर प्रहार किया है। मतलब इन्होंने पूंजीपतियों पर अटैक नहीं किया है, इन्होंने जमींदारों पर अटैक किया है। और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत का मानना था कि सारे विवाद का जड़ पूंजी नहीं वरन भूमि है। मतलब भूमि से ही विवाद उत्पन्न होते हैं, इनकी कहानी का मतलब होता है। यह संवैधानिक व वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से समाज को में परिवर्तन लाना चाहते हैं। कहने का मतलब है जो फेबियन समाजवाद होते हैं वे संवैधानिक व वर्ग संघर्ष के स्थान पर लोकतांत्रिक विधियों से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं दोस्तों। तो अगले शब्दावली में चलते हैं और शब्दावली नंबर 30 है लिबर्टी। यहाँ से पूछा था लिबर्टी लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो दोस्तों देख रहे होंगे लिबर्टी लैटिन भाषा के लाइबर से बना है। लोग इसमें भी गलत कर देते हैं और इस लाइबर का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। कभी पूछ लिया जाता है कि लाइबर से मतलब क्या होता है, लिबर्टी का लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों अगली शब्दावली चलती हैं और ये है गणपूर्ति, जिसको अंग्रेजी में कोरम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं बताते हैं। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। हमारे भारतीय संविधान में जो गणपूर्ति का कोरम है वो 55 माना जाता है। और चलिए दोस्तों हम अगली शब्दावली पर चलते हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे परीक्षा के दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण दिख रहे हैं और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से आप इसको रट। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बार बार देखते रहें, क्योंकि इन्हीं शब्दावलियों में आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों शब्दावली नंबर 32 है महाभियोग। यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया। कभी पूछ लिया जाता है कि महाभियोग किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों, तो इसका उत्तर है कि महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत में इसे अमेरिका से लिया गया, या कभी कभी पूछ लेता है कि महाभियोग की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया। देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर ही आपको मिल गए। अमेरिका में महाभियोग का आधार भ्रष्टाचार है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखिए यहाँ लिखा है कि अमेरिका में महाभियोग का आधार भ्रष्टाचार है, जबकि भारत में महाभियोग का आधार अतिक्रमण है। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नया प्रश्न है जो सिलेक्शन दिलवाने वाले प्रश्न है। देखिए कितने प्रश्नों के उत्तर इसमें छिपे हैं। कभी पूछ लिया कि चलिए अमेरिका में महाभियोग का आधार भ्रष्टाचार है, तो भारत में महाभियोग का आधार क्या है, तो दोस्तों भारत में महाभियोग का आधार अतिक्रमण है दोस्तों। और इसकी यह शर्त है कि जिस पर महाभियोग आरोपित किया जा रहा है उसे 14 दिन पूर्व सूचित करना आवश्यक होता है, ताकि वह अपना बचाव पक्ष तैयार कर सके, अर्थात वह अपना वकील तैयार कर सके जिससे वो अपना बचाव कर सके। चलिए दोस्तों अगले शब्दावली चलते। अहस्तक्षेप नीति। यह अहस्तक्षेप नीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यह नकारात्मक उदारवाद की विशेषता। मतलब पूछ लेता है कि अहस्तक्षेप की नीति किस वाद से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं नकारात्मक उदारवाद की
से संबंधित है। यह है यानी अहस्तक्षेप की जो नीति होती है उसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। और शब्दावली नंबर 36 है अध्यक्षात्मक प्रणाली। क्या है दोस्तों? अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब होता है यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, ताकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। शब्दावली नंबर 35 है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का मतलब क्या होता है? एकात्मक संविधान शासन की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार में निहित होती है। दोस्तों, शब्दावली 36 है परिसंघात्मक संविधान। क्या होता है? शासन की वह व्यवस्था जिसमें शक्तियां केंद्र व राज्यों में के मध्य विभाजित है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये चारों चीज़ों को मैं तुलना करने के लिए एक ही जगह पर रख दिया हूँ, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तुलना कर सकते हैं। तो शब्दावली नंबर 37 है संघात्मक संविधान। क्या होता है? तो संघात्मक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो प्रकार की सरकारें की स्थापना होती है, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार होती है। दोस्तों, शब्दावली नंबर 38 है कैबिनेट शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? दोस्तों, यह सामुदायिक उत्तरदायित्व पर आधारित होता है। शब्दावली 39 है सहकारी संघ व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र व राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग निर्भरता एवं सामंजस्य की भावना हो, उसे ही सहकारी संघ व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, और आज की इस वीडियो का अंतिम शब्दावली है बिल ऑफ राइट का मतलब होता है अधिकार या घोषणा पत्र। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा 40 से शब्दावलियों का सीरीज खत्म हो चुका। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।